हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर ऑफ जून 2023। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कल्चर के करंट अफेयर की। ओके, तो जो हमारा पहला टॉपिक इसमें है वो है चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो समझेंगे कि क्यों ये न्यूज़ में आया है, लेकिन उससे पहले समझते हैं एक दो और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मॉनेस्ट्री के बारे में जिसका नाम है थिरुवादुराई आदीनाम, है ना। तो ये जो त्रिवादुराई आदीनाम है ये एक मोनेस्ट्री है। अब ये मोनेस्ट्री कैसे है और मोनेस्ट्री है और इसमें क्या होता है, इसका क्या संबंध है इस न्यूज़ से, तो वो सब जानेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पे कोई नाम सिवाया कर मूर्ति करके एक सेवाइट संत थे जिन्होंने इसको स्टेब्लिश किया था या इसको सेटअप किया था, आप कह सकते हो। और ये मोनेस्ट्री एक ऐसी मोनेस्ट्री है जहाँ पे 16th सेंचुरी में बहुत से ऐसे स्कॉलर हुए और बहुत मतलब स्पेशली अगर बात करें तो तमिल और सेवाइट फिलॉसफी जिन्होंने लिखी है उस पर बात की है। यहाँ के जो मठ के जो हेड थे उन्होंने हमेशा पैट्रोनेज किया हुआ है तमिल स्कॉलर और म्यूजिशियन को, यानी कि म्यूजिशियन और जो तमिल स्कॉलर थे उनको हमेशा बढ़ावा दिया जाता था काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए अपने लिटरेचर में। इसके बाद यहाँ के जो कुछ लोग थे जैसे कि थिरुमूलर, सिद्धर, सेवाइट संत भी थे एक दो, तो जिनको क्या है आप कह सकते हो कि इनलाइटमेंट अचीव हुआ था। ऐसा इन्होंने बताया है कि यहाँ के कुछ लोगों को इनलाइटमेंट भी अचीव हुआ था। और ये मठ आपको देखने मिलेगा सदर्न बैंक ऑफ रिवर कावेरी, यानी कि ये तमिलनाडु में है, जो कि आपको रिवर कावेरी के सदर्न पार्ट में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरी बात हमें करनी है इंपॉर्टेंट वो है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है उती रामेरुर, ठीक है, तो ये जो इंस्क्रिप्शन है 920 एडी का बताया जा रहा है। उस समय जो है परांटका चोला वन का रूल हुआ करता था उस रीजन में। ठीक है, अब यहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन का जो नाम रखा गया है ये एक एंशियंट विलेज था जो कि आपको चेन्नई के आसपास देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है, इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि चोला के टाइम पे इलेक्शन सिस्टम था। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा लेकिन हाँ, इस इंस्क्रिप्शन में ऐसा बताया गया। और आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भी आपने पढ़ा होगा कि थोड़ा बहुत फ्रीडम तो था, मतलब एग्जैक्टली आज की तरह नहीं लेकिन काफी हद तक फ्रीडम था। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो गांव होते थे उसको हम कुडुम्बू बोलते थे, जैसे कि आज के वार्ड होते हैं। और ये लोग जो है जनरल असेंबली में रिप्रेजेंट किए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है सभा के बारे में कि सभा कैसे ऑर्गेनाइज की जाती थी। अलग अलग सभा में सेपरेट कमेटीज होती थी जो इरिगेशन वर्क को देखती थी, गार्डन को देखती थी, टेम्पल, मतलब जो भी लोकल इशू होते थे उस सभा के लेवल पे उन सारी चीज़ों को देखा जाता था। कौन कौन लोग क्वालिफाई होते थे कुडुम्बी के लिए, तो जिनके पास लैंड है, लैंड का ओनरशिप है, खुद का रेसिडेंस है, और 30 से 70 ईयर के बीच में होने चाहिए, और साथ ही साथ वेद का नॉलेज होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वैदिक नॉलेज उन्हें होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ का उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो टिल्टेड था ब्राह्मण के साइड में, क्योंकि ज़्यादातर जो वेद का नॉलेज होता था वो ब्राह्मण को होता था। आजकल तो आप इंटरनेट है, हर चीज़ है, तो आप समझ सकते हो, चीज़ों को सीख सकते हो, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था ना। तो हम कह सकते हैं कि ये टिल्टेड था ज़्यादा ब्राह्मण की साइड में। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि किसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो कोई भी मेंबर जो कमेटी का मेंबर रह चुका हो 3 साल तक उसको फिर नहीं लिया जाएगा। जो अकाउंट्स को सही से मेंटेन नहीं कर पाया हो, या जिसने किसी ने कुछ पाप कर दिया हो, या फिर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह को चोरी किया हो, तो ऐसे लोगों को इसमें नहीं लिया जाएगा, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो देखिए, एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, सेंगोल, इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये जो तिरुवादुराई मोनेस्ट्री है इसके कुछ प्रीस्ट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक सेंगोल गिफ्ट किया हुआ है। मतलब तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस सेंगोल को पार्लियामेंट में रखा हुआ है। अब ऐसा क्यों, तो देखिए सेंगोल को ये लोग काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी चीज़ें और भी समझ लेते हैं कि देखिए, जब पंडित नेहरू भी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, यानी कि उस समय भी पहली बार जो है ट्रांसफर हुआ था पावर का, तो उस समय उन्हें भी सेंगोल दिया गया था एक प्रीस्ट के द्वारा। ठीक है, अब जो सेंगोल है अगर तमिल में देखा जाए तो तमिल में एक वर्ड होता है सेमाई। सेमाई का मतलब होता है राइटियसनेस, यानी कि जस्टिस। आप ऐसे कह सकते हो कि इसके ऊपर, इस सिंबल के ऊपर आप देखोगे
तो ये मतलब एक हिसाब से ऐसे लाठी जैसा होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, ऊपर यहाँ पे नंदी की फोटो बनी रहती है, मतलब सर बना रहता है नंदी का। और नंदी जो है वो शिव के प्रतीक माने जाते हैं, शिव की सवारी नंदी, है ना। तो ये माना जाता है कि आपको जब ये दिया जा रहा है तो आपको राइटियसनेस देखना है, आपको जस्टिस देना है, लेकिन अच्छे से देना है, क्योंकि आपकी जस्टिस को ऑब्जर्व किया जा रहा है बाई नंदी, ठीक है। तो ये जो है इसकी मान्यता है, इस तरीके से ये दिया जाता है। तमिलनाडु के कल्चर में सेंगोल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये क्या होता है कि जब कोई नया किंग आता है तो उसको सेंगोल दिया जाता था उसके कोरोनेशन के टाइम पे, जिसका मतलब होता है कि पावर का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब जो चोला एम्पायर की अगर हम बात करें तो चोला एम्पायर के टाइम पे सिंगोल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, एज अ सिंबल ट्रीट किया जाता था कि ये ड्यूटी का एक पाथ है, सर्विस का एक पाथ है, या फिर नेशन का एक पाथ है। हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि आज से ये जो सेंगोल वाला कार्यक्रम चल रहा है करीब 2000 साल पहले से चल रहा है, यानी कि संगम एज के बारे में आपने पढ़ा होगा जब आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी कि संगम एज से ये वाला प्रोसेस चल रहा है, जो कि काफ़ी हद तक कंटिन्यू भी है। और ऐसा कई टेक्स्ट में मेंशन भी है, जैसे कि ये पुराणनुरु, है ना, कलिथोरी, ऐसे करके बहुत सारे टेक्स्ट हैं जिसमें ये बातें मेंशन की गई हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेंगे कि चोला का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था। तो देखिए, जो चोला था वो तो मोस्ट पावरफुल पर्सन तो हमेशा होता था, पहले तो किंग ही पावरफुल पर्सन होता था, वहां पे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऑफकोर्स उन्होंने थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया था पावर का, लेकिन किंग तो फिर भी टॉप पे ही होता था। और उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे। टॉप जो अथॉरिटी होती थी, यानी जो टॉप ऑफिसर होते थे उनको पुरांतरम बोलते थे, जो इन्फीरियर ऑफिसर होते थे उनको हम सिरंतरम बोलते थे, ठीक है। इसके बाद जो चोला एम्पायर है उसको हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मंडलम, मंडल मतलब जो आज के प्रोविंसेस होते हैं, यानी कि स्टेट्स जो होते हैं, तो उनको हम मंडलम बोलते हैं। फिर इनको भी बलनाडु और नाडु में डिवाइड किया जाता है, मतलब और छोटे छोटे लेवल पे। कई बार जो रॉयल फैमिली के जो प्रिंसेस होते थे, यानी कि किंग का बेटा हुआ या फिर उनके कुछ रिलेटिव्स का, तो उसको जो है गवर्नर बना दिया जाता था उस प्रोविंसेस का, ठीक है। यहाँ पे जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट की गई है। इसीलिए इस जो जो अभी ये हमने बात की थी इंस्क्रिप्शन की, इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है दो असेंबली के बारे में, एक तो सभा और एक यूआर। तो यूआर जो है वो ब्लेज की असेंबली होती थी, और सभा जो है एक बड़े लेवल पे हुआ करती थी। सभा आप उसको बोल सकते हो, या फिर महासभा भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो जिसमें क्या होता था कि इसमें ज़्यादातर पावर, जैसा कि मैंने आपको कहा है, कि ब्राह्मण को दी जाती थी, है ना। एडल्ट मैन मिलते थे, वो भी ब्राह्मण के ब्लेज के, जिनको हम अगरहारा के नाम से भी बुलाते थे। अब देखो, ब्लेज को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती थी, इसके बारे में हमने बात की ही है, ठीक है। और चोला रूरल ने क्या काम किया है, इरिगेशन पे भी थोड़ा बहुत काम किया है, अच्छी तरीके से काम किया है उन्होंने, जैसे टैंक्स बनवाए, बैल बनवाए, जिससे कि इरिगेशन बढ़िया से हो सके। वो लैंड टैक्स के अलावा, जैसे कोई ट्रेड कर रहा है तो उस पर टैक्स लगाते थे, कोई कोई प्रोफेशन जैसे कुछ काम कर रहा है तो उस पर भी थोड़ा बहुत टैक्स लगाते थे, जैसे कि आज के टाइम में इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। जो ब्राह्मण को उनके काम के बदले कई बार जमीन अलॉट की जाती थी, और जिसको हम ब्रह्मदेह बोलते थे, ठीक है, ब्रह्मदेह उस जमीन को हम बोलते थे। और चोला के टाइम में आर्मी वगैरह भी बहुत इफिशियंट है, जिसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि जो राजेंद्र वन था, उसने एक्सपीडिशन किया था गंगा वैली में, श्रीलंका में, जो है साउथ एशिया तक वो जो है आप सोचो एक्सपीडिशन करने गया था। तो पावरफुल आर्मी तो थी इनके पास, ओके राइट। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है शिवाजी महाराज के बारे में। इनके बारे में तो हर कोई जानता है, तो समझते हैं क्या है, क्यों न्यूज़ में आया, इसको देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक फोर्ट है रायगढ़, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे जब इनको कोरोनेट किया गया था, तो वहाँ से लेकर के अभी तक जो है 350 साल हो चुके हैं। तो इसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। तो सबसे पहले तो शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, वैसे तो सब लोग जानते ही हैं। तो ये सिवनेरी, यानी कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक फोर्ट है सिवनेरी, वहाँ के आसपास इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 के आसपास। इनकी माँ का नाम जीजाबाई, और फादर जो है इनके साहेजी राजे भोसले थे, ठीक है। जब इनका जन्म हुआ था तो जो ज़्यादातर टेरिटरी थी वो किसके पास थी, अहमदनगर और बीजापुर। बीजापुर में कौन राज करता था, आदिल शाह, और अहमदनगर में करता था निजाम शाह, ठीक है। तो ये करते थे, लेकिन जब ये बड़े होते गए तो इन्होंने क्या है, एक स्टेबल किंगडम बनाने की बात की, और उसको उस सपने को पूरा भी किया। लेकिन ये पूरा कैसे हुआ
कि इनके पास बहुत पावरफुल लड़ाकू थे, जिसका नाम आप कह सकते हो देशमुख। उन्होंने इनको ट्रेंड किया और इनका सपोर्ट भी किया हर टाइम पे। बाद में जब इनकी डेथ के बाद आप देखोगे तो जो ज़्यादातर पावर थी वो इन्होंने ट्रांसफर कर दी थी ब्राह्मण को, यानी कि जो चित्तपवन ब्राह्मण थे। जैसे कि आप देखोगे पेशवा जो इनके प्राइम मिनिस्टर होते थे उसके पास फिर ज़्यादा पावर होती थी एज कम्पेयर टू द किंग, है ना। ओके, तो अब बात करते हैं कि तो इन्होंने सबसे ज़्यादा बात की है स्वराज की। जब से ये आए हैं इन्होंने स्वराज की बात ज़्यादा की है। तो स्वराज एक्चुअली में क्या था, तो सबसे पहले तो ये स्वराज मतलब वही फ्रीडम टाइप का स्वराज का इनका मतलब सिंपली था वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि हमें लोगों का जो है अच्छा करना है, भला करना है, उन पे जो है रूल नहीं करना है अननेसेसरली, उनको जो है प्रेशर नहीं करना है, उन पे जो है जुल्म नहीं ढाने हैं, हमें उनका भला करना है। तो जो शिवाजी महाराज थे उनका जो स्वराज का जो सपना था वो स्टार्ट हुआ पुणे से, पुणे रीजन को। और पुणे रीजन को उन्होंने क्यों टारगेट किया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हिल्स और वैली वाला एरिया था, तो हर किसी को ये एक्सेसिबल नहीं था और वो इसमें एक्सपर्ट थे। अभी आप आगे पढ़ेंगे इसमें हम लोग कि वो गोरिल्ला वारफेयर टेक्नोलॉजी यूज करते थे, और वो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी, इतनी टेक्निक इतनी अच्छी थी कि और कोई उसमें एक्सपर्ट नहीं था। तो अच्छे अच्छे कम आर्मी होने के बाद भी अच्छे अच्छे राजाओं को इन्होंने हराया है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव था स्वराज का आपको पहले बताया वेलफेयर ऑफ पीपल है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने स्वराज का जो सपना है पुणे से ही लेके चले थे। तो पुणे का इन्होंने पुणे रीजन को मवाल रीजन के नाम से जाना जाता था। मवाल रीजन का जो जोग्राफिकल बेनिफिट था वो इन्होंने पूरा उठाया, इसको जो स्वराज का सपना है उसको फुलफिल करने के लिए इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स जो है कैप्चर किए। और स्वराज फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचा था, नासिक, पुणे, सतारा, संगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, जो कि अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, थाने, ये तो हो गया। इसमें अभी कर्नाटक में भी थोड़ा बहुत पहुंच गया था, जैसे बेलगाम, कारवार, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, तो ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट उसके भी थे। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था शिवाजी महाराज का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो किंग तो सबसे बड़ा होता ही था, सारे अफेयर जो है वो किंग देखता था, मतलब उससे आपको फाइनल अप्रूवल रहना ही पड़ता था। लेकिन जो है यहाँ पे मिनिस्टर भी होते थे जिनको हम अष्ट प्रधान बोलते थे, उसमें जैसे पेशवा हो गया प्राइम मिनिस्टर की तरह, फिर मुजुमदार हो गया तो वो अकाउंटेंट होता था, फिर वेकनवीज होता था जो इंटेलिजेंस होता था, दावीर फॉरेन सेक्रेटरी, सेनापति, न्यायाधीश, इसी तरीके से पंडित राव वगैरह बहुत से लोग होते थे। अब जो है शिवाजी महाराज ने एक काम और भी किया था, क्योंकि देखो रेवेन्यू को अगर आपको बढ़ाना है तो आप इनको जमीन नहीं दो सैलरी के उसमें, तो वो क्या करते थे कैश ही देते थे, सैलरी जो कैश देते थे कई बार। लेकिन जो चीप होते थे उनको थोड़ा बहुत रेवेन्यू ग्रांट दे देते थे, अदरवाइज वो रेवेन्यू ग्रांट नहीं देते थे किसी को भी। और जो मिरसदार थे उसको ये लैंड वाला सिस्टम स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करना पड़ता था, क्योंकि उनको लैंड का हेरिडिटरी राइट था, वो इसको मैनेज करते थे। और कई बार ये चीफ को दिया जाता था, लेकिन जब तक वो सर्विस रहती थी तब तक, उसके बाद वापस ले लिया जाता था, क्योंकि उससे वो रेवेन्यू निकाल लेंगे ना, तो उनकी सैलरी हो गई, ठीक है। ओके, और छत्रपति शिवाजी ने महाराज जी ने जो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया था, तो इन्होंने ये रेवेन्यू टैक्स तो लगाई था जो मतलब एग्रीकल्चर होता था, साथ ही साथ इन्होंने क्या है कि जो मुगल वाली टेरिटरी थी उनमें जा करके इन्होंने उन पे काफ़ी कब्जा किया था और उनसे चौथ वसूलना स्टार्ट कर दिया था। तो आपने पढ़ा भी होगा ये शायद मॉडर्न हिस्ट्री में कि चौथ वसूला जाता था, और स्पेशली कब वसूला जाता था, जब चौथ वसूला जाता था इनके टाइम पे भी। और आगे चल के जब आप देखोगे कि औरंगजेब का डिक्लाइन हो जाता है तब भी मराठा जो है उड़ीसा के रीजन में, बंगाल के रीजन में बहुत ज़्यादा चौथ को जो है कलेक्ट करते थे इन रीजन से, ठीक है। अब बात करेंगे कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या था, तो देखो इनके पास ज़्यादा मिलिट्री नहीं थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जितनी भी मिलिट्री थी जैसे थोड़े बहुत कैवलरीज थे, इन्फेंट्री थे, तो वो जो है गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत एक्टिव थे और बढ़िया काम करते थे, तो उनको बीट कर पाना बहुत मुश्किल था। साथ ही साथ इन्होंने थोड़ी बहुत नेवी भी बनानी पड़ी थी। नेवी क्यों बनानी पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सीडीज थे, सीडीज, अभी सीडीज बताते हैं क्या थे। सीडीज से भी इन्हें थोड़ा प्रॉब्लम था, थोड़ा ये चाहते थे कि हमारे जो मर्चेंट शिप हैं उनको, जैसे पुर्तगीज हैं या फिर कोई भी है, तो उनसे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, हमारे जो पोर्ट हैं वो बराबर से काम करते रहें और उनसे इनकम होती रहे। तो इसीलिए जो है इन्होंने थोड़ा बहुत नेवी पे भी काम किया था। इन्होंने करीब
शिवाजी महाराज ने करीब 4,000 शिप थे इनके पास, जिसमें हर तरीके के थे। कुछ ट्रेड पर्पज के लिए थे, कुछ बैटल शिप थे, है ना, वगैरह वगैरह। इन्होंने बहुत सारे फोर्ट भी बनाए, करीब 250 फोर्ट्स बनाए हैं इन्होंने, है ना। तो ये भी था। अब हमें बात करनी है, यहाँ पे दो तीन चीजें यूज हुई हैं कि एक तो ये रायगढ़ का फोर्ट बहुत ज्यादा न्यूज में है, और क्योंकि यहाँ पे जब इनका कोरोनेशन हुआ था उसको 350 ईयर हो गए हैं, तो रायगढ़ का फोर्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सीरीज के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे कि मुगल से इनके कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके के थे। तो देखिए, ये है रायगढ़ का फोर्ट, जो काफी ही मजबूत है और अच्छा भी है। अब देखो, इस फोर्ट में क्या ऐसी खासियत थी, तो सबसे पहले तो ये हिल पे बना हुआ है, और कहाँ पे, कौन सी हिल पे, जो वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट को आपने कई बार ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि उसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो वेस्टर्न घाट की हिल्स पे बना हुआ है। इसको जिब्राल्टर बोलते हैं ईस्ट का। मतलब दो जिब्राल्टर, यहाँ पे कोई अलग चीज नहीं है। जिब्राल्टर का यहाँ पे आप सिंपल सा मतलब ये समझो कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जिब्राल्टर किसको बोलते थे, कि जो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और ये जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, इसीलिए इसको जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट बोला जाता है। ठीक है। अब छत्रपति महाराज जी ने इसको 1656 में इसको वॉर्न किया था। किससे? वहाँ के वेस्टर्न घाट के रूरल से। बहुत बड़ा है, स्टीप स्लोप है, कम्युनिकेशन यहाँ से बहुत इजी होता है क्योंकि हाइट भी अच्छी खासी है, और इसीलिए इन्होंने 1662 में इसको अपनी कैपिटल बना दिया। ठीक है। वहीं पे फिर इनका कोरोनेशन हुआ था, आई थिंक 1674 में। तो फिर जो है उसी की एनिवर्सरी मनाई जाती है। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलती है जिसका नाम है गंगा सागर लेक, और बहुत सारे ऐसे और भी फोर्ट हैं आसपास जो देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे सीरीज की। तो सीरीज क्या है? इनको एवेशियन बोला जाता है। एवेशियन ज़्यादातर अफ्रीका का कुछ एरिया है, वहाँ के लोगों को बोला जाता है, और ये जंजीरा रीजन जो है वहाँ पे सेटल थे, यानी कोस्टल रीजन के पास ही है, महाराष्ट्र के पास। ये जो इनका रीजन था जंजीरा, इनको कहाँ से मिला था? अहमदनगर के रूरल ने दिया था। बाद में ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करने लगे थे उस रीजन पे। अब यहाँ पे क्या था, ये कौन थे आखिरकार ये लोग, तो ये कैसे आए इंडिया? तो देखो क्या हुआ कि जब दिल्ली सल्तनत के लोग आए, तो दिल्ली सल्तनत के लोग इन्हें एज अ स्लेव रखते थे, एज अ बॉडीगार्ड रखते थे, एज अ सोल्जर रखते थे। तो ये इंडिया में इसलिए रह गए। ठीक है। इन लोगों ने बहुत सी बैटल लड़ी, डच के साथ, पुर्तगीज के साथ, फ्रेंच के साथ, ब्रिटिश के साथ, मुगल के साथ, और इवन मराठा के साथ, और ये कभी डिफीट नहीं हुए। इसीलिए जो हमने बोला ना आपको कि नेवी क्यों बनाई थी जो है शिवाजी महाराज ने, तो उसका रीजन यही था कि इनसे बड़ा प्रॉब्लम था, और इनका जो कह सकते हो आपकी जो राज्य था, यानी कि जो इनकी पावर थी, वो पीक पे कब पहुंची? जब इनका किंग था सुरुल खान। ठीक है। अब बात करेंगे मुगल के साथ कॉन्फ्लिक्ट की। तो देखिए, जब शिवाजी महाराज थे उस समय औरंगजेब हुआ करता था, है ना। तो औरंगजेब नहीं चाहता था, क्या चाहता था कि शिवाजी महाराज भी उसकी बात माने, तो इसीलिए उसने कई बार शिवाजी महाराज को मारने के लिए या फिर इन पे कब्जा करने के लिए कई लोगों को भेजा है। जैसे कि उसमें से एक था सिस्ता खान, सहस्त्र खान या सिस्ता खान ऐसे नाम है इसका। तो सिस्ता खान था, तो इसने आया, भाई लड़ाई की। शिवाजी महाराज ने लाल महल पर रेड कर दी और इसको बहुत बुरी तरीके से जो है परास्त कर दिया, क्योंकि उनकी वारफेयर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। फिर औरंगजेब ने कहा कि यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम है मुगल के लिए, क्योंकि अगर ऐसे मुगल हारते रहे तो मुगल की जो है इज्जत निकल जाएगी, इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जयसिंह जो अम्बेर के थे उनको बोला कि जाओ तुम कैसे भी शिवाजी को लेके आओ। तो भाई ये पहले प्रैक्टिस किया बहुत ज़्यादा, फिर इसने आखिरकार शिवाजी को डिफीट कर ही लिया, और एक ट्रिटी हुई पुरंदर की। ठीक है, 1665 में। लेकिन फिर 1960 के बाद शिवाजी महाराज ने जो है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव पॉलिसी ले ली ब्रिटेन के अगेंस्ट, और जो है डेक्कन जो रीजन था बीजापुर अहमदनगर का इतना स्ट्रांग बना दिया ना कि कोई भी यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था। और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे आपको एक रूट मिलेगा कि जो औरंगजेब था वो चाहता था कि हमें बीजापुर और अहमदनगर चाहिए कैसे भी कैसे। तो उसने बहुत सी बैटल लड़ी इनके साथ, लेकिन जब तक शिवाजी महाराज रहे तब तक उसको ये हासिल नहीं हो पाया। शिवाजी महाराज की डेथ के बाद उसने जरूर इन पे कब्जा कर लिया था, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, और वही एक रीजन बन गया था मुगल के डिक्लाइन के लिए भी। क्योंकि आप देखोगे जब मुगल के डिक्लाइन का रीजन पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ाया जाता होगा उसमें, और आपने ये पढ़ा होगा कि मुगल के डिक्लाइन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था एक्सपेंसिव वॉर, जो कि औरंगजेब ने लड़े थे
बीजापुर और अहमदनगर को पाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर के, यानी कि जीआई टैग को लेकर के। तो देखिए जीआई टैग को लेकर के यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी कुछ नए प्रोडक्ट आए हैं जिनके बारे में बात करनी है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा है कि जीआई टैग को हम समझें। तो देखिए जीआई टैग का क्या मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर रीजन में ग्रो हो रहा है और वो उस रीजन के लिए यूनिक है, तो हम उसको जीआई टैग दे सकते हैं। जीआई टैग जो है डिफाइन किया गया है ट्रिप्स एग्रीमेंट में, जो डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट होते हैं उसमें एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है जिसमें इसकी बात की गई है। 10 साल के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है, रिन्यू आप कितनी बार भी कर सकते हो, 10 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा। सबसे पहली बार जो जीआई टैग इंडिया को मिला था वो मिला था दार्जिलिंग में 2000, दार्जिलिंग टी को 2004 में। और सबसे ज्यादा जो जीआई टैग किसी स्टेट्स को मिले हैं वो है कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरला। ठीक है, यहाँ पे देखो अब दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें जाननी है कि देखो ये आईपीआर नहीं है, यानी कि जब ये किसी को मिल जाता है तो वो जो सिंबल है, वो जो एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि एक जो इंडिकेशन मिल रहा है वो थर्ड पार्टी के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता है। थर्ड पार्टी अब जैसे मान लो यहाँ पे दार्जिलिंग टी का जीआई टैग मिल गया तो कोई थर्ड पार्टी इस टैग को नहीं लगा सकती है, केवल दार्जिलिंग में जहाँ मिला है वहीं के लोग लगा सकते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ऐसा कि आपको अगर ये टैग मिल गया तो आप ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लो आप किसी टैग कोई एक टेक्निक तो यूज करते होगे, दार्जिलिंग में भी टी बनती है तो कोई एक टेक्निक यूज करते होगे, तो अगर दूसरा पर्सन वो टेक्निक यूज कर रहा है तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हो। आपका टेक्निक पे कोई पेटेंट नहीं है, आपको उस प्रोडक्ट पे पेटेंट है ना, ये चीज होती है। तो टेक्निक से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। इंडिया में तो वो दो तरीके से कवर होता है, एक होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, और एक होता है रूल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक जो कंपटीटर कंट्रोलर जनरल होता है पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क का, वही इसका रजिस्ट्रार होता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे एक जीआईआर होता है जो इसको पूरा सुपरवाइज करता है और इसका ऑल ओवर इंडिया जुरिस्डिक्शन होता है। अभी यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हैं जैसे कि अमरोहा ढोलक हैं, बागपत होम फर्निश यहाँ पे अच्छा बनाया जाता है, कल्पी हैंडमेड पेपर, यहाँ पे हैंडमेड पेपर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत नाम हमें पता होना चाहिए, जैसे कि महोबा गौरा पत्थर है ना, इसके बाद मणिपुर तारकास, ठीक है, फिर जैसे कि संबल हॉर्न क्राफ्ट, बाराबंकी हैंडलूम। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं यूपी में अभी इनकी बात की जा रही है, इनको जीआई टैग देने की बात की जा रही है कि इन प्रोडक्ट को भी जीआई टैग दिया जाना चाहिए। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं जो न्यूज शॉर्ट्स में रही हैं, इनकी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहली जो न्यूज शॉर्ट में है वो है उपनिषद। उपनिषद को लेकर के, अब उपनिषद तो आप सबको पता होगा कि वेद का ही पार्ट है, इसको हम वेद का पार्ट मानते हैं और आखिरी पार्ट है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट एडिशन की एक बुक थी जिसमें 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद लिखे हुए हैं, तो उसको संस्कृत से जो है कन्वर्ट किया गया है और वो इन्होंने अभी यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को दी है, यानी कि जो बाइडेन को दी है। देखो उपनिषद को कई बार वेदांता भी बोला जाता है। वेदांता दो शब्दों से मिलकर बना है, वेद प्लस अंत, दैट इज वेदांत। तो क्योंकि ये वेदों का अंत था, यानी कि वेदों के 4 पार्ट होते हैं, तो लास्ट पार्ट जो था ये हमारा था उपनिषद, है ना, तो इसीलिए इसको वेदांता के नाम से भी कई बार बोला जाता है। तो जो वेदांता है या फिर हम कहें कि जो उपनिषद है उसमें बहुत सी बातें बताई हैं ह्यूमैनिटी और कॉस्मोस को लेकर के। ज़्यादातर उसमें जो है फिलॉसफी की बातें की गई हैं, उसमें बातें की गई हैं आत्मा के बारे में, उसमें बातें की गई हैं ब्रह्मांड के बारे में, उसमें बातें की गई हैं यूनिवर्स के बारे में। तो ये सब उसमें जो है अच्छी अच्छी फिलॉसफी की बात की गई है, जो अभी गिफ्ट दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बाइडेन को। अब बात करेंगे राजा परवा। तो राजा परवा क्या है, तो राजा परवा इसको कई बार मिथुन संक्रांति बोलते हैं। 3 दिन का फेस्टिवल है जो उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। देखो यहाँ पे एक टर्म आता है, जैसे जो राजा पर्वा यहाँ पे यूज हुआ है, तो राजाश्वाला, जिसका मीनिंग होता है मेंस्ट्रुअल वुमेन, यानी कि वुमेन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे इसका रिलेशन है। अब कैसे रिलेशन है इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि देखिए मिडाइवल पीरियड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। उस समय क्या होता था कि एग्रीकल्चरल हॉलीडे हुआ करता था और उसको ऐसे माना जाता था
जो एग्रीकल्चर हॉलीडे कब माना जाता था तो और किसके उपलक्ष्य में माना जाता था, तो ये माना जाता था कि जो वाइफ है लॉर्ड जगन्नाथ की वो है भूदेवी, यानी कि पृथ्वी हमारी, है ना। तो उसको लेकर के ये सब सेलिब्रेट किए जाते थे। तो उसके अब देखते हैं आगे कि क्यों ये मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक सिल्वर आइडॉल जो है भूदेवी का मिल जाएगा लॉर्ड जगन्नाथ के साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि वुमेनहुड सेलिब्रेट किया जाता था। मदर गॉडेस जो थी हमारी, यानी कि मदर जो अर्थ हैं, उसमें उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है जब 3 डे, तो 3 दिन उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के जब स्टार्टिंग के 3 डेज होते थे, तो उसको लेकर के ये मान्यता है कि जब उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड चलता था उसी के टाइम पे इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड का मतलब यहाँ पे होता है कि देखो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद जमीन जो है फर्टाइल हो जाती है। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद अगर आप फीमेल इसके बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो है वुमेन फर्टाइल हो जाती है, और ठीक है, तो वुमेन फर्टाइल हो जाती है तो उसी तरीके से जो है अर्थ भी फर्टाइल हो जाती है, यानी कि अर्थ में अब क्रॉप हो सकती है। यानी कि वुमेन में जिस तरीके से बच्चा बन सकता है, ठीक उसी तरीके से अर्थ में अब जो है क्रॉप हो सकती है। तो उसी को लेकर के ये चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं। इसमें सेकंड डे को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस माना जाता है, क्योंकि उस दिन क्या है कि सोलर मंथ होता है मिथुन का, इसीलिए इसको आपने देखा होगा कि मिथुन का नाम भी दिया गया था, ठीक है। यहाँ से जो है एग्रीकल्चर आप स्टार्ट कर सकते हो। जो फोर्थ डे होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फोर्थ डे में ऐसा माना जाता है कि जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी हो गई है तो उनको अब एक सेरेमोनियल बात कराया जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसमें मिला करके ली गई हैं। और इस समय जो है वुमेन को थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है घर के कामों से। और एक एक चीज़ आप देखिए तो ये चीज़ अच्छी भी है बहुत, कि आजकल के टाइम पे बहुत से लोग इस चीज़ को बड़ा निगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन ये निगेटिव सेंस नहीं है यार, वो एक बायोलॉजिकल साइकिल है जो होती है। अगर वो नहीं होगी तो हम लोगों का जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो लोग लेकिन उसको फिर भी गलत उससे देखते हैं, जबकि देखो ये चीज़ सेलिब्रेट की जा रही है मतलब मिडाइवल पीरियड से, तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर देखी जाए तो। फिर अब बात करेंगे अम्बुबाची मेला। तो अम्बुबाची मेला भी सेम उसी तरीके का ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक कामाख्या टेम्पल है जो कि आपको गुवाहाटी असम में देखने को मिलता है। अब इसमें भी सेम तरीके से चलता है ये भी, कि यहाँ पे क्या होते है कि जो देवी हैं ये कामाख्या, इनका भी एनुअल मेंस्ट्रुएशन माना जाता है, और उसी के उपलक्ष्य में उसी के तहत ये जो फंक्शन है सेलिब्रेट किया जाता है, ये मेला जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका एम क्या है, इसका एम ये था कि जब भी वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसको एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि कैसे हमें हाइजीन रहना है उस समय पे। क्योंकि जितना ज़्यादा आप हाइजीन रहोगे तो प्रॉब्लम्स कम होती हैं, इन्फेक्शन नहीं फैलते हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है, और उसी के अवेयरनेस के चलते ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है। और जो ये कामाख्या टेम्पल है ये 52 शक्तिपीठ है, उनमें से एक शक्तिपीठ ये भी है, और ये बहुत ज़्यादा प्राइम सीट माना जाता है तांत्रिक रिचुअल के लिए। अब बात करेंगे जोहा राइस की। तो देखिए जोहा राइस जो है इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं बहुत सारी, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं जिनका नाम है लेनोलेक और लेनोलेनिक, यानी कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 एसिड इसमें पाए जाते हैं। अब ये जो है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का एक अच्छा और कह सकते हैं कि बैलेंस रेशियो को मेंटेन करता है, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं होता, बहुत शॉर्ट टाइम में होता है, यानी कि विंटर टाइम में होता है। और बहुत ज़्यादा फेमस है इसके टेस्ट के लिए, लेकिन शॉर्ट टाइम में होता है, तो जो इसकी ईल्ड होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये गर्मियों में नहीं होता है, सर्दियों के सीजन में ही होता है, तो इसकी ईल्ड जो है थोड़ी कम होती है, ठीक है। अब अगर मान लो आपको कुछ कहाँ पे बेनिफिट है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर आपको ग्लूकोज की कमी है, अगर आपको डायबिटीज़ अगर शुरुआती दौर में है और अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ कम हो जाएगी। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फ्लेवोनॉइड होते हैं, फेनोलिक होते हैं, तो बहुत सारा इन सब चीज़ों में रिच होता है, यानी कि काफ़ी अच्छा है, आप ये समझ लीजिए अल्टीमेटली। मैन हिट्स की बात करें, ये क्या चीज़ है भाई मैन हिट्स, तो यहाँ पे क्या है कि एक जो ब्लेज है उसको, उसका नाम है मैन हिट्स, जो कि तेलंगाना में देखा जाता है।
अब ये क्या चीज़ है, तो देखिए यहाँ पे इसको यूनेस्को टैग देने की बात की जा रही है, क्योंकि ये जो मैनर्स हैं एक हिसाब से पत्थर टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, इस तरीके के ये पत्थर टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है देखेंगे इसको भी। तो देखिए अपराइट स्टोन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये मेगालिथिक पीरियड से चले आ रहे हैं, और यहाँ पे जैसे कोई ख़त्म हो जाता था जब उसको हम दफनाते थे तो वहाँ पे जो है ये इरेक्ट किए जाते हैं। ये जो है सन, किसी ना किसी दिन सन को पर्टिकुलरली अलाइन होते हैं, यानी कि जैसे आज मान लो यहाँ पे तो एक ना एक दिन तो सन आएगा ही वहाँ पे, तो वो उस तरीके से होता है। और इनको ये कई लोग कई बार जो है इसको यूज करते थे क्लॉक और कैलेंडर का पता करने के लिए, कि मतलब क्या टाइम हुआ होगा, क्या कैलेंडर है, वो सब चीज़ें देखने के लिए ये करते थे। ज़्यादातर ये कहाँ पे पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, और करीब 3500 साल पुराने पत्थर हैं ये। इनको लोकल लैंग्वेज में नीलूबू रालू कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्टैंडिंग रॉक। ओके ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है होमोनेलिडी। तो होमोनेलिडी जो है ये ह्यूमन की ही एक स्पीसीज है जो एक्सटेंट हो चुकी है, ठीक है। इनकी जो बरियल बॉडी, डेड बॉडी कई बार मिली हैं, ठीक है, और उसके जहाँ पे ये मिली हैं वहाँ पे बहुत सारे मीनिंगफुल सिंबल भी मिले हैं। ये जो होमोसेपियन यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोगों के से पहले भी ये एग्जिस्ट करते थे। इनमें क्या था कि ये आराम से अपराइट वॉक कर सकते थे, इनके शोल्डर जो है इस तरीके से थे कि ये क्लाइंब कर सकते हैं ऊपर, ठीक है। और इनका जो ब्रेन साइज था वो थोड़ा कम था, यानी कि आज के ह्यूमन का जितना ब्रेन साइज है उसका 1/3 था, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की। तो ये तो आप सब जानते हो, पीआईबी यानी कि गवर्नमेंट का है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली ही होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के लिए जाना जाता है। गवर्नमेंट की जितनी भी न्यूज़ आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, वो इसके द्वारा पब्लिश की जाती हैं। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की, जो है जतन वर्चुअल म्यूजियम। तो ये क्या चीज़ है भाई, तो ये वर्चुअल म्यूजियम बनाने की बात की जा रही है, जिसमें क्या होगा, डिजिटल कलेक्शन होगा इंडियन म्यूजियम का। ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन जैसा है कि आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे घूम सकते हो, देख सकते हो उसको ऑनलाइन। और यहाँ पे जो डिज़ाइन और डेवलप किया जा रहा है इसको, वो किया जा रहा है सीडेक के द्वारा। सीडेक पुणे, यानी कि सीडेक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती हैं, या फिर उससे रिलेटेड जो भी एरिया है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीडेक की, ठीक है। सीडेक को जो है हमें साइबर क्राइम वगैरह से भी जैसे होते हैं तो उससे भी बचाना सीडेक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा व्यू है कि 3D डिजिटलाइजेशन हमें सारे म्यूजियम का करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा टारगेट है, ठीक है, जिसमें दो मिनिस्ट्री काम करेंगी। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इनके बीच में पार्टनरशिप हुई है और ये इसको अचीव करने वाली हैं। अब बात करेंगे गांधी पीस प्राइज 2021। अब ये क्या चीज़ है भाई, तो ये अभी गीता प्रेस को मिला है। अब ये गांधी पीस प्राइज नाम से ही पता चल रहा है कि जो पीस को प्रमोट करेगा उसको मिलेगा। ये 1995 में बनाया गया था। क्यों, क्योंकि गांधी जी के 125 साल हो चुके थे बर्थ के, तब ये बनाया गया था। ये अवार्ड उस पर्सन को मिलता है जो पीस के लिए कुछ काम करे। और इस अवार्ड में ऐसा नहीं है कि आप किस कैटेगरी के, आप किसी भी नेशनलिटी हो, आपकी कोई भी रेस हो, लैंग्वेज हो, कास्ट हो, क्रीड हो, जेंडर हो, वॉट एवर इट में भी, अगर आपने पीस को कुछ कर रहे हैं, पीस के लिए कुछ अच्छा काम किया है, तो आपको ये अवार्ड मिल सकता है। इसमें 1 करोड़ तक का कैश मिलता है, बहुत सारी और भी चीज़ें मिलती हैं, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम वगैरह जो है मिलता है। इससे पहले अगर आप देखो तो ये चीज़ इसरो और रामकृष्ण मिशन को मिला हुआ था। ओके राइट, तो अभी जो नेक्स्ट हमारा है वो साहित्य एकेडमी अवार्ड है। ये भी जो है ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है कि अगर आपने आउटस्टैंडिंग काम किया है लिटरली को लेकर के, यानी कि कोई भी कुछ अच्छा लिखा है, कोई बुक लिखी है उस तरीके से, तो इसमें क्या है 22 लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो हैं ही, साथ ही अगर आपने इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो भी रिकॉग्नाइज की जाती हैं। इसमें आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं और बाकी चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि एक सिंबल मिलता है, शॉल मिलता है, वो सब चीज़ें मिलता है।
और साहित्य अकेडमी के बारे में आपको बता दूं तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है और सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत डेवलप किया गया था। डायमंड लीग की बात करेंगे तो डायमंड लीग क्या है भाई? तो डायमंड लीग एक गेम है जो होता है किसके लिए? जंपिंग के लिए। दिखाते हैं आपको कैसे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया के एक लॉन्ग जंपर हैं जिनका नाम है मुरली श्रीशंकर। उन्होंने अभी 3rd प्लेस पाया है पेरिस डायमंड लीग में। तो डायमंड लीग जैसा कि मैंने आपको बताया एनुअल सीरीज है जो कि कंपटीशन के बेसिस पे दी जाती है और ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है वर्ल्ड एथलेट के द्वारा। ठीक है, ओके राइट। तो अब बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि आईसीसी WTC। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है अभी इंडिया को बीट कर दिया है इसमें। WTC की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 9 टेस्ट टीम बनती है। ये भी एक हिसाब से गेम है, 9 टेस्ट टीम बनती हैं। टॉप 2 टीम जो है फाइनल में पहुंचती हैं। फिर फाइनल में पहुंचने के बाद उनमें कंपटीशन होता है और उसके बेसिस पे उनको पॉइंट दिए जाते हैं। तो बस ये इसके बारे में है। अभी जो हमारा नेक्स्ट हमें बात करनी है वो है हमारी एक स्कीम के बारे में। जस्ट अ मिनट। हाँ, इस स्कीम को तो आप सबने ही सुना है, काफ़ी पुरानी स्कीम है, स्मार्ट सिटी मिशन। तो देखिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्यों न्यूज़ में आ गया है कि गवर्नमेंट चाहती थी इसका टारगेट 2023 में पूरा हो जाए, लेकिन अभी थोड़ा एक्सटेंड करके 2024 कर दिया और उसका एक मेन कारण कोविड-19 भी है। तो देखिए इसमें क्या है, इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे कि हमें सिटीज़ में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, फिर साथ ही साथ हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को लाना है, लेकिन कैसे? कॉम्प्रिहेंसिव वर्क करना है हमें सोशल, इकोनॉमिक और फिजिकल और इंस्टीट्यूशनल पिलर पे, जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अपने आप अच्छा हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ की उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद मिलने लग जाए लोगों को, क्योंकि जब ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी तो मिल जाएंगी। और फिर जो सिटी स्मार्ट सिटी में आएंगी तो बाकी अदर सिटी उनके लिए एक एस्पायरिंग सिटी बनेगी या लाइट हाउस का काम करेंगी। मतलब कि ये इतना अच्छा डेवलप हो गई तो अब हमें भी काम करना है। कोर जो बातें इसमें की जाती हैं वो की जाती है कि हमें मोबिलिटी बहुत अच्छी बनानी है, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लाना है, वाटर की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है अश्योर्ड होनी चाहिए, सैनिटेशन बढ़िया होना चाहिए, स्पेशली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, एफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए स्पेशली जो पुअर लोग हैं, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, ई गवर्नेंस होना चाहिए, सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए जब भी कोई गवर्नेंस की बात आती है तो। इसके बाद जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी होनी चाहिए सिटीजन की, और साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी है और जो डिजिटलाइजेशन है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो 100 सिटी ली गई थी और ये जो है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा बनाया जाता है। इसमें यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल बॉडीज होती हैं यानी कि म्यूनसिपालिटी, या जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बेंगलोर है, तो बेंगलोर एक स्मार्ट सिटी है। ठीक है, तो बेंगलोर जब स्मार्ट सिटी है तो बेंगलोर की जो म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन या जो भी वहाँ पे लोकल बॉडी है वो इसमें इन्वॉल्व रहेगी। तो ये तीनों लोग मिलकर के इस काम को पूरा एग्जीक्यूट कराएंगे। ओके, अब देखो और 6 मेन प्रिंसिपल पे ये काम करती है कि मोर फ्रॉम लेस, यानी कि हमें कम से ज़्यादा निकालना है। हमारे रिसोर्स हमारे पास कम है लेकिन आउटपुट हमें ज़्यादा निकालना है। कम्युनिटी एट कोर, यानी कि जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कम्युनिटी जो है उसको हमें बीच में रखना है, यानी कि कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। ऐसा नहीं कि कम्युनिटी को उससे कोई लॉस हो। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये तो चल ही रहा है ना, क्योंकि इसमें अलग अलग जैसे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो तो कोऑपरेटिव हो गया। कंपटीशन कैसे हुआ कि जो सिटी है, मतलब हर सिटी अपने आप को बेस्ट बनाना चाहती है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जो है एज अ मीन्स होना चाहिए, गोल नहीं, क्योंकि मीन्स का मतलब ऐसे कि टेक्नोलॉजी जो है चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए लेकिन टेक्नोलॉजी जो है एकदम गोल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका एक इनोवेटिव सॉल्यूशन आना चाहिए और कन्वर्जेंस करना है बहुत सी चीज़ों का। तो ये हमने डिस्कस किया इसके बारे में। हमेशा ये बात करते हैं कि देखो यहाँ पे PPP मॉडल पे काम करना चाहिए। सेंटर में हर चीज़ में जब भी आप कुछ कर रहे हो तो सेंटर में कम्युनिटी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी एक्शन आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को सही करना है। ठीक है, तो इस आज के डिस्कशन में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या आप और चाहते हैं इम्प्रूवमेंट, जो भी है आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।